हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम कर रहे हैं क्लास 11 का मैथमेटिकल टूल्स। सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स में कुछ भी पढ़ाने से पहले आपको फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी फिजिकल चैप्टर आएगा तो वहां पर जब मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ थ्योरी करेंगे तो वहां पे मैथमेटिक्स के डिफरेंट कांसेप्ट्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सारी मैथमेटिक्स सिखा दी जाए। सब कुछ सीख लेंगे, आसानी से काम चलेगा, बहुत बेहतर समझ आएगा, बात बनती चली जाएगी। 3 पार्ट्स में हमने फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को सीखा। मैंने जानबूझकर आपको किसी भी कीमत पर पैराबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग tan थीटा का फंक्शन, sin थीटा का फंक्शन, ये कुछ नहीं सिखाया। जरूरत पड़ने पर, समय आने पर सब सिखा दिया जाएगा। फिजिक्स की क्लास में सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें स्ट्रेट लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत थी और एक आइडिया जरूर पता करना था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन से ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। समय आने पर उनके बारे में भी सीख लेंगे यार, क्वाड्रेटिक ग्राफ भी सीख लेंगे, दूसरे ग्राफ भी सीख लेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ग्राफ में 2 बातें सीखी, एक स्लोप, दूसरा एरिया। फिर कहा कि जो स्लोप निकालना है, जब स्लोप इंस्टेंटेनियस हो जाएगी उसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन, और एरिया निकालने को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। आज चर्चा स्लोप निकालने को है, यानी इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालने की है। तो हमारे लिए जो टॉपिक आ गया उसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये बहुत खूबसूरत टॉपिक है। मान के चलिए कि फिजिक्स इस डिफरेंशिएशन के बिना नहीं पढ़ी जा सकती, मैथमेटिकल मॉडलिंग तो एटलीस्ट नहीं ही की जा सकती। तो इसे आपको स्ट्रॉन्ग भी करना है और कंसोलिडेट भी करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना है। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे जाएंगे, मतलब जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे तब एडवांस पे पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत बेसिक से जमीन से नीचे घुसे हुए लेवल से ऊपर उठाएंगे। नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए आरटी एकेडमी को। ये साल भर आपको पीसीएमबी क्लास 11th और क्लास 12th की बहुत अच्छी एग्जॉस्टिव फुल सिलेबस कवरेज कराने वाला है। हम कराएंगे साथ में, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, मेरी टीम आपको केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाएगी। अच्छा लगेगा आपको देखकर और साल भर देखेंगे, मजा आएगा। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आप देख रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने अपनी पढ़ाई बहुत सारी आईआईटी कानपुर में की, अच्छा खासा समय बिताया, इसलिए आपको फिजिक्स पढ़ाने आया है। क्लास 11 की बारी है, चर्चा है मैथमेटिकल टूल्स की। उसमें टॉपिक है डिफरेंशिएशन। काउंटडाउन शुरू करते हैं लेक्चर का स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला। पहली चीज मैं आपको फॉर्मूले से पहले ये बता दूं कि जब हम डिफरेंशिएशन बोल रहे होंगे तो इसका मतलब होगा किसी भी ग्राफ की, जो भी ग्राफ y और x में प्लॉट हुआ है, उस ग्राफ की इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना। अगर आप इंस्टेंटेनियस स्लोप निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये फॉर्मूलाज कहां से आएंगे, कैसे डिराइव होंगे, क्या मेथड है इनको पता करने का, नहीं सीखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन करके एक टॉपिक होता है, एलिमेंट में पढ़ाया जाता है जब हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो जब मैथ वाले सर आपको मैथ्स के लेक्चर ले रहे होंगे तो वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि जो फॉर्मूलाज आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये फॉर्मूलाज इन्हें याद करना है, मतलब करना है कि ये फॉर्मूला इसके बाद काम चलेगा, वो फॉर्मूला कहां से बने। हमारा एजेंडा फॉर्मूला डिराइव करने पर बिल्कुल नहीं है। हमारा एजेंडा है कि फॉर्मूला सीखो, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा फंक्शंस पे उसकी प्रैक्टिस करें। तो हम फॉर्मूले को एज अ जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल उठाएंगे मैथ्स में, वहां सीख भी लेंगे और यहां पर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल फंक्शन को डील करने में करेंगे। बेसिक फॉर्मूला, मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन लिखा है x रेज़ टू n। देखिए फंक्शन लिखा हुआ है x रेज़ टू n, उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब d by dx करना है। ये d by dx क्या है याद करो, हम लोग लिखा करते थे dy by dx और इसको बोलते थे कि ये इंस्टेंटेनियस स्लोप है। यानी dx अगर चेंज आया x में तो dy चेंज आया इसके करस्पॉन्डिंग y में। इसको मैथ कैसे सिखाती है, मैथ कहती है d by dx of y, d by dx of y ऐसे। और ये क्या है, हम इसे कहने लग जाते हैं कि ये ऑपरेटर है। ये क्या बकवास है ऑपरेटर, सुने। जैसे आपके लिए लिखा होता था 2 + 2, आप क्या लिखते थे इसमें 4। ये जो प्लस है ना, ये प्लस भी ऑपरेटर है। ऑपरेटर का क्या मतलब है, ऑपरेटर का मतलब ये है कि 2 और 2 जो 2 नंबर आपके पास ये और ये लिखे हैं, इनके बीच में क्या करना है, क्या ऑपरेशन करना है, इनके बीच में क्या करना है कि आंसर 4 आ जाए।
वो कह रहा है कि प्लस करना, उसका मेथड आपको पता है, चार दो लाइनें बनाएंगे, फिर दो लाइनें बनाएंगे, फिर काउंट करेंगे और पता चल जाएगा कि चार है। बचपन में सीखा था। लेकिन ये जो प्लस लगा है, ये बता रहा है कि इनके बीच में क्या रिश्ता है, इनके बीच में क्या करना है हमें, इसे ऑपरेटर कहते हैं। वैसे ही जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो जब d बाय dx लिखा होगा तो ये ऑपरेटर है, ये हमें बताएगा कि हमें डिफरेंशिएशन करना है। किसका डिफरेंशिएशन करना है? y का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल बाहर लिखा है। किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जब भी कभी हमारे पास लिखा होगा dy बाय dx, तो dy बाय dx का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इसी तरह मान लीजिए आपके पास किसी ने कह दिया dt बाय dx, तो हम कह रहे होंगे डिफरेंशिएशन करा जा रहा है t का विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह अगर कोई कह दे नहीं नहीं हमारे पास तो dx डिवाइडेड बाय dt लिखा है, इसका क्या मतलब है? सिंपल, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, लेकिन इस बार x का किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। जो ऊपर लिखा है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो नीचे लिखा है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। यानी x का चेंज फाइंड कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ऊपर देखें t का चेंज फाइंड कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, वैसे ही यहां देखें तो y का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, हम कहेंगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब भी कभी ऐसा कहा जाए तो यही मतलब होता है इसका। ये d बाय dx जो लिखा है ये ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर आपको इवेंचुअली बताएगा कि आपको डिफरेंशिएशन करना है, किस क्वांटिटी का करना है, जो ऊपर लिखी है, किसकी रिस्पेक्ट में करना है, जो नीचे लिखी है। जो ऊपर लिखी है लॉजिकली आप देखकर कहेंगे कि ये आदमी जो है ये डिपेंडेंट है, और जो नीचे लिखा हुआ है इससे आप तुरंत बोल देंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। अब y ही डिपेंडेंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, फंक्शन बदल सकता है। हमने y पे भी ग्राफ प्लॉट करके देखा, x पे भी ग्राफ प्लॉट करके देखा, सब कुछ पता है हमें कि किस तरह से कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंड्स ऑन द केस। फिलहाल हमारे लिए फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए कि y लिखा हुआ है x रेज टू n, n इज अ नंबर। मैं इस नंबर की जगह कह देता हूं कि इट इज अ रियल नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं? फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर तुमसे पूछा जा रहा है कि d बाय dx ऑफ y बताओ, यानी जो y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में उसके बारे में बताओ। तो तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, d बाय dx लिख देंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू क्या है साहब? x रेज टू n। अच्छा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन बन गया। हाँ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन बन गया। मानकर चलिए कि ये जो फॉर्मूला है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। ये अगर आप भूल गए तो उससे पहले आपको अपना नाम भूल जाना चाहिए, ये आपको याद रखना है, तभी फिजिक्स पढ़ेंगे भाई, ऐसे थोड़ी फिजिक्स चलेगी। तो ध्यान रखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये पावर कूद के बाहर आ जाएगी, आप देखिए पावर बाहर आ गई, और जो पावर लिखी हुई है इनमें से एक कम हो जाएगा। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n आ गया बाहर मल्टीप्लिकेशन में, और फिर x टू पावर n माइनस 1 जो की पावर थी उसमें से एक पावर घट जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई एग्जांपल है आपके पास? एग्जांपल बहुत सारे हैं, जो मर्जी है वो लिख लो। जैसे यही कर देते हैं, मान लो लिखा हुआ है x की पावर 4 और हम कर रहे हैं d बाय dx। क्या करेंगे? 4 कूद के आएगा बाहर और x की पावर 4 माइनस 1, जो पावर है वो बाहर आ गई और पावर 1 कम हो गई, x की पावर 1 कम हो गई, तो हमारे पास आंसर आएगा 4x रेज टू पावर 3। ठीक है मेरी बात? बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला लिखा है, ये ऊपर वाले के इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। यहां जो c है, c का मतलब कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट है। आपने ये देखा कांस्टेंट वैल्यू। तो जब x की पावर n के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो कांस्टेंट का कुछ भी नहीं किया जाता, उस कांस्टेंट को निकाल लेते हैं बाहर मल्टीप्लिकेशन में। कांस्टेंट आ गया बाहर मल्टीप्लिकेशन में, तो d बाय dx बचा और अंदर क्या बचा? x की पावर n। अब जब ये बचा बेटा x की पावर n, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो हमें पहले से ही पता था, तो हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि c पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में था एज यू सी, तो ये c के साथ मल्टीप्लिकेशन में n x की पावर n माइनस 1 बचेगा। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर निकाल लीजिए। क्लियर मेरी बात?
इसका अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको फॉर्मूला याद करने की सलाह देता हूं कि याद कर लीजिए, और ये भी याद कर लीजिए। और नहीं याद होता है तो प्रैक्टिस रहेगा यार। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं, इट्स प्रैक्टिस टाइम। आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है x की पावर 4 y इज इक्वल टू x की पावर 4, ये प्रोवाइडेड है, और पूछा जा रहा है dy by dx निकालें। तो हम क्या कहेंगे कि dy by dx और y की जगह पे वैल्यू प्लेस कर दें तो आएगा x raised to 4, और जब ये आएगा x raised to 4 तो तुम कहोगे कि सर इसमें से 4 आ जाएगा बाहर और x की पावर 4 minus 1 बचेगा, और जब ये 4 minus 1 लिखोगे तो 4 बाहर x to power 3, और ये आपका हो गया आंसर। तो ये आंसर किसका है बेटे? dy by dx का। क्लियर है? एकदम आसान है। एक और करेंगे। ये भाई आपकी LP1 है, लल्लू प्रॉब्लम 1, और इसी तरह से लल्लू प्रॉब्लम 2 करेंगे। y की जो वैल्यू है वो दे रखी है x raised to 5/3। कुछ फ्रैक्शन में कर लेते हैं, आप एक फ्रैक्शन में करें, और पूछा जा रहा है कि dy by dx क्या होगा। तो तुम क्या कहोगे कि dy by dx लिखो और y की जगह पे y की वैल्यू प्लेस कर दो, प्लेस कर दी। फिर क्या करें? कुछ खास नहीं है सर। 5/3 जो पावर है वो आ जाएगी बाहर और x की पावर हो जाएगी 5/3 minus 1। 5/3 बेटे बाहर ही रह गया, x की पावर 5, टोटल के नीचे एलसीएम आया 3 minus 3, इसका एलसीएम लोगे तो 1 3 3 तो 3 ऊपर। 5/3 बेटा बाहर आया, x टू पावर 5 minus 2 is 5 minus 3 is 2, तो आंसर आया x की पावर 2/3। ये बनाइए, कोई दिक्कत तो नहीं। इस शक्ल को अगर तुम गौर से देखोगे तो ये शक्ल d by dx of x raised to n से मैच करती है, और तुम इस शक्ल को अगर तुम देखोगे तो ये शक्ल भी आपकी d by dx of x raised to n से मैच करती है, और यहां पर अगर कंपेयर करके निकालो तो जो n है उसकी वैल्यू 4 आ रही है, और यहां पर आप कंपेयर करके अगर निकालो तो जो n है उसकी वैल्यू 5/3 आ रही है। आई होप इतनी बात तो दिमाग में घुस जाती है आसानी से। हाँ, घुस तो जाती है। आइए एक और सवाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही लल्लू प्रॉब्लम 3 कर लेते हैं। y की वैल्यू लिखी हुई है x की पावर -7। पता करो कि d by dx of y क्या होगा। तो तुम कहोगे कि y की वैल्यू प्लेस करेंगे तभी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो हम कहेंगे x टू पावर -7। अब इसको कंपेयर करो पुरानी कहानी से, तो जब तुम कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करना है? x टू पावर n के डिफरेंशिएशन से कंपेयर करके तुम कहोगे n की वैल्यू -7 आ रही, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन बनने क्या वाला है? इसका डिफरेंशिएशन बनने वाला है -7 बाहर, x रेज़ टू -7 -1, पावर तो एक माइनस ही होगी। अब n पॉजिटिव था नेगेटिव था, हमें क्या फर्क पड़ता था? रियल नंबर था, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। -7 बाहर और x की पावर हो गया -8। आई होप इतनी बातें समझ आती हैं, इजी। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब जो दूसरा फॉर्मूला था उसको भी कंसोलिडेट करते हैं। y की वैल्यू लिखी हुई है 2 टाइम्स x की पावर 4, तो बताओ कि dy by dx क्या होगा। तो तुम कहोगे d by dx of 2 into x raised to 4। अब इस शक्ल को अगर आप पहचानने जाएंगे तो ये जो शक्ल है ये आपको दिखाई देगी d by dx of c into x to power n। कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू जो है वो 2 निकलेगी और n की वैल्यू जो है वो 4 निकलेगी। क्लियर है मेरी बात? आपसे कांस्टेंट भी पता होना चाहिए, इंडेक्स भी पता होना चाहिए। इंडेक्स मतलब पावर। अब क्या करें? आगे सॉल्व करें। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d by dx of x raised to 4। 2 ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन में ये पावर बाहर आ जाएगी, x की पावर 4 -1, चुपचाप से 4 into 2 8 बन गया, x की पावर 3, और ये जो भी आएगा यही हमारा आंसर है। क्लियर है मेरी बात? अब देखें, y की वैल्यू लिखी हुई है 7/3 into x की पावर 4। ठीक, सॉल्व करें इसे। ठीक है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर करें जब इसे तो हम लिखेंगे dy by dx is equal to d by dx, और y की जगह पे वैल्यू पुट कर दें तो 7/3 into x की पावर 4। नाउ कंपेयर इट। कंपेयर करके जो n की वैल्यू है वो तो 4 मिल रही है और कांस्टेंट की वैल्यू 7/3 मिल रही है, क्योंकि ये वैल्यू जो भी निकल के आ रही है ये तो c।
और इसको अगर देखें तो ये तो n है, तो हमारे लिए क्या होगा, चलो इसी से कर लेते हैं। करने पर पता चलेगा कि सर 7/3 सबसे पहले बाहर आएगा और फिर d/dx लिखेंगे, x रेज़ टू 4 लिखेंगे, 7/3 बेटा बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, पावर आ जाएगी बच्चे बाहर और फिर लिखेंगे x की पावर 4 - 1, 7 4 are 28 डिवाइडेड बाय 3, x रेज़ टू 3 और ये हमारा आ गया सुनीला सा आंसर। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रहा है किस तरह डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? ध्यान रखना कहां से आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे आ रहा है इससे फर्क पड़ रहा है। डिफरेंशिएशन जब करोगे और फिजिक्स में जब जब इस्तेमाल होगा डिफरेंशिएशन, तब आपको फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा डिफरेंशिएशन फिजिक्स में ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये प्रूफ कहां से है इस फार्मूले का, ये मैथ में सीखेंगे, ठीक है ना, अपना काम नहीं है वो। अच्छा और करें, हाँ करो और देखो, जैसे लिखा हुआ है y = 1/x², इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करने का मतलब तुम कह रहे हो कि dy/dx पता करके बताओ, तो dy/dx क्या होगा, तो तुम कहोगे d/dx और y की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए x²। पर आपको दिख रहा है कि ये आदमी d/dx ऑफ x रेज़ टू n की शक्ल का नहीं है, ये मिसिंग है। देखो x ऊपर है, यहाँ x नीचे है, तो हमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले की शक्ल का ये आदमी नहीं दिखा। जब कोई भी व्यक्ति हमें अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं दिखेगा, हम उसकी शक्ल बदल देंगे। बदल देंगे का मतलब आइए बदल देते हैं। जैसे ही आप इसे बदलेंगे तो आप इसे लिखेंगे d/dx और फिर इस x को ऊपर ले जाएं, तो ध्यान दें x की पावर 2 अगर यहाँ है तो इसे x की पावर -2 लिखा जा सकता है। क्लियर है मेरी बात, तो हम लिख देंगे x की पावर -2। अब अगर शक्ल मैच कर लो तो तुम्हें शक्ल मैच करती दिखाई भी दे जाएगी और इस बात की पूरी फीलिंग आ जाएगी कि सर n की वैल्यू -2 नजर आ रही है। और जैसे ही n की वैल्यू आपको -2 नजर आई तो बस इसे फॉलो कर दीजिए और इसका डिफरेंशिएशन लगा दीजिए, वही फॉर्मूला, पावर आ गई बाहर और x की पावर -2 -1 -2 बाहर, x की पावर -3। क्लियर है मेरी बात, आंसर तो नहीं, एकदम आसान। क्लियर है मेरी बात, हाँ। अब और प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। खास बात क्या है, y की वैल्यू सिंपली x के बराबर है। y की वैल्यू x के बराबर का मतलब यह हुआ कि x और y स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एंगल 45 होगा तभी सिमेट्री से x और y बराबर होंगे। अगर मैं इसका tan 45 यानी tan थीटा निकालता हूं, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये आदमी स्लोप होता है और जो स्लोप होता है उसी को हम dy/dx बोलते हैं, तो लॉजिकली इस व्यक्ति का स्लोप 1 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूला से और चेक करते हैं वेदर इट इज कमिंग 1 और नॉट। तो हम पता करते हैं कि व्हाट इज d/dx ऑफ y। तो तुम कहोगे सर d/dx को तो वैसा ही लिखा रहने दो, y की जगह पे वैल्यू प्लेस करो x। और अब देखो तो कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है, वन वे ऑफ थिंकिंग इज लाइक दिस, देखना कि dx ऊपर और dx नीचे, टक टक कट गए, आंसर आया 1। ये गलत है। हम यहां कुछ काट नहीं रहे हैं, हम यहां डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये तरीका नहीं अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना है वो देखो, बताते हैं। d/dx ऑफ x टू पावर 1 लिखा हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे तो पावर आ जाएगी बाहर और पावर में से 1 हटा देंगे। ये बचा x की पावर 0। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर में 0 लिखा हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चुपचाप से आंसर आया 1। स्लोप आ गई 1, लेकिन ये तरीके से नहीं है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये नहीं करनी। ठीक, आगे देखिए। और देखो y is equal to 7 into 1/x की पावर 4। इसे सॉल्व करो और निकालो कि dy/dx क्या होता है। तो करने के लिए d/dx और y की वैल्यू प्लेस कर दो, 7 into 1/x raised to 4। तो सबसे पहली शक्ल इसमें नजर आएगी जो, वो कुछ इस प्रकार की होगी कि d/dx of c times x raised to n। इसमें आपको एक चीज तो दिखाई दी कि c की वैल्यू 7 है जो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ये x की पावर n नजर नहीं आ रही है, तो इसे कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसे लिखेंगे d/dx
7 ऐसे ही रहने देंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -4। अब इस वाले हिस्से को अगर हम अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो -4 आ जाएगी और अब बस डिफरेंशिएशन करते चले जाइए, काम हो जाएगा। d/dx ऑफ 7 into x raised to -4, 7 आया बाहर, d/dx ऑफ x raised to -4 लिखा, फिर -4 आएगा मल्टीप्लिकेशन में बाहर तो आप कहेंगे 7 into -4 और उसके बाद लिखेंगे x की पावर -4, फिर एक पावर घटा भी देंगे तो आया -28 x raised to -5। ये है आपका आंसर। ठीक, इससे भारी डिफरेंशिएशन फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होगा, जब भी इस्तेमाल होगा वहां नया सिखाया जाएगा, बट दिस इज इनफ। इससे टफ फिजिक्स में इस्तेमाल नहीं होगा मेरे हिसाब से। जो हमने 2 फार्मूला किए ये बेसिक, और ये 2 फार्मूला आपको याद भी हुए और 2 पेज में जो हमने प्रैक्टिस करी उससे आपको कंसोलिडेट भी हुए, होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब बेसिक फार्मूला के बाद कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जिनकी प्रूविंग हम नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ ये जानेंगे ये फार्मूलाज क्या हैं और कैसे आए। वैसे ज्यादा हमें कुछ नहीं जानना है इनके बारे में, लेकिन आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। मैंने पहला फार्मूला ये लिखा है जो शायद आपको याद भी हो गया है और इसकी हमने अभी प्रैक्टिस भी कर ली है ठीक ठाक सी, तो ये आपको याद तो होना ही चाहिए। सबसे पहला तो ये आ गया। ठीक, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर बाहर और x की पावर 1 घट जाएगी, कम हो जाएगी तो कम हो गई। दूसरा फार्मूला भी हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर डाला है तो ये पावर की प्रैक्टिस हो गई। गौर से देख लीजिए, c into x की पावर n, तो ये c जो है ये बेसिकली कांस्टेंट हुआ करता है, c इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, आप देखें बाहर आ गया, और फिर d into x की पावर n बचा तो उसका तो डिफरेंशिएशन पहले ऊपर जैसा है लिख लिया। फिर यहां पर आ रहा है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिखा है 0, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसके लॉजिक के पीछे कोई लॉजिक नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि मान लो कि कोई ग्राफ बनाकर दिया जाए आपको, ये x और ये y, और उसके बाद इस ग्राफ को प्लॉट करके ऐसे दे दिया जाए कि ये y कांस्टेंट है, y नहीं बदल रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ये जो भी y की वैल्यू है ये फिक्स है, कुछ y0 है और y0 जो है वो फिक्स्ड है, बदल नहीं रही। अब x को कितना भी बदलो तो y में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जब आप से इसका अगर डेल्टा y निकालोगे तो वो 0 आएगा, तो तुम डेल्टा y बाय डेल्टा x भी कर दोगे तो भी तो 0 ही आएगा। इसमें लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर दो और फिर लिखो डेल्टा y बाय डेल्टा x, चाहे जो तमाशा कर दो, क्योंकि डेल्टा y 0 है तो सारा तमाशा 0 ही आएगा, स्लोप 0 कहलाएगी। जो वैल्यू बदल नहीं रही है, चेंज नहीं हो रही है, उसका डिफरेंशिएशन निकालो, कुछ करो, बदलने वाला नहीं है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ध्यान रखने वाली बात है कि यहां भी कांस्टेंट था लेकिन ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, यहां का कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आगे लिख भी दिया है कि नो चेंज इन कांस्टेंट विद अ चेंज इन x बेसिकली। अगला देखें, एक नंबर, इसको ऑयलर नंबर बोलते हैं। यूलर नहीं पढ़ते हैं, इसको ऑयलर पढ़ते हैं। e की पावर x लिखा हुआ है, जो e है इसकी वैल्यू 2.71 और फिर दुनिया भर में चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती, इररेशनल नंबर है। प्योर नंबर है, किसी प्योर नंबर की पावर x लिखिए, डिफरेंशिएशन वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि फिजिक्स में जो चैप्टर पहला आएगा मोशन, उसमें इस्तेमाल होगा, इसका खूब सारा यूज है। इसके बाद यहाँ पे ln लिखा हुआ है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो ln याद कर लीजिए, लिखा होता है log, उसके नीचे बेस, फिर रिजल्ट और सामने आती है उसकी पावर। जब भी कभी बेस के नाम पर e आ जाए, e का मतलब यही ऑयलर नंबर आ जाए, तो फिर हम लिख देते हैं log बेस e, यहाँ रिजल्ट और सामने पावर। इस तरह के log को जिसका बेस e होता है उसको ln लिख देते हैं और पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। ठीक, इसका इस्तेमाल हमारे फिजिक्स में होगा, मैथ में नेचुरल लॉ का शायद उतना इस्तेमाल नहीं होता, फिजिक्स में सिर्फ इसका होता है। तो आप नेचुरल लॉ को याद कर लो, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। याद करने वाली बात है, कहां से आया नहीं पढ़ना है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, उसके बाद sec x, cosec x और tan x सीखेंगे, अपना काम नहीं है अभी। जो फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं, 5 इधर और 2 उधर, ये 7 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये पहले ही कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर x का वही आएगा, log x का 1/x, sin x का cos x का माइनस sin x, इंपॉर्टेंट है। cos x डिफरेंशिएट होगा तो sin देगा, माइनस sin देगा। sin x डिफरेंशिएट होगा तो पॉजिटिव में cos x देगा, ये गलती नहीं करनी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, याद रखें।
इसके बाद ये सब कैसे निकलेंगे वो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, सीखेंगे। आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बढ़ जाता है। मान लो आपके सामने y लिखा हुआ है कुछ ऐसे, 2x² + 4x - 4 ऐसे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन, ये y फंक्शन लिखा हुआ है और तुमसे पूछा जाए कि dy/dx क्या होगा, तो तुम सबसे पहले कहोगे कि d/dx और फिर y की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जब ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, 2x² + 4x - 4। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब सब में बटेगा, यहां भी और यहां भी, तीनों में बटेगा, डिवाइड हो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब d/dx ऑफ 2x² + d/dx ऑफ 4x - d/dx ऑफ 4। साइन वैसे ही फॉलो होते रहेंगे, हमें उनमें कोई चेंज नहीं करना है, बस ऐसा आता जाएगा। अच्छा, गौर से देखिए इसे, तो आपको फीलिंग आएगी कि ये आपका फर्स्ट टर्म लिखा है, ये आपका सेकंड टर्म लिखा है, ये आपका थर्ड टर्म लिखा है, और विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये सारे के सारे टर्म्स अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। इससे पहले जो हम लोगों ने किया है, अभी जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं ऊपर आपके सामने, ये सब देखिए तो एक एक फंक्शन वाली हैं, एक एक टर्म वाली प्रॉब्लम्स हैं। इफ यू सी, ये सब एक एक फंक्शन वाली हैं, देखो ये एक टर्म है, यहां भी एक टर्म है, ज्यादा टर्म वाली बातें नहीं। अब जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया जा रहा है डिफरेंशिएशन का, वहां पर एक से ज्यादा टर्म्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जब डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सारे फंक्शन सारे टर्म्स का ध्यान रखता है, तो लॉजिकली अब ये सिंगल वही पुरानी अपनी प्रॉब्लम्स बची, पुरानी प्रॉब्लम बची, तो ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। और देखो पहला वाला टर्म क्या होगा, 2 आएगा बाहर, हम लिखेंगे d/dx ऑफ x², फिर 4 आएगा बाहर सेकंड टर्म से और लिखेंगे d/dx ऑफ x, फिर ये -4, ये d/dx ऑफ 4 ऐसे। अब लॉजिकली 2 यही है, मल्टीप्लिकेशन, पावर आ जाएगी बाहर और x की पावर 2 - 1 प्लस 4 ऐसे ही, x की पावर 1 है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 आया और फिर x की पावर 1 - 1, और ये रहा अपना माइनस लगा के। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, 4 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, प्योर नंबर है वही है, तो जब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0, तो लॉजिकली आया 0। आप देखिए ये लिखा गया 4x की पावर 1, क्योंकि 2 - 1 इज 1, प्लस 4x की पावर ये बन गई 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो हमारा आंसर आया 4x + 4। ये है हमारे लिए dy/dx की चुपचाप बढ़िया प्यारी सुंदर अच्छी वैल्यू। ये है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, खुल के करेंगे यार, और देखो बस इतना ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ाए हैं इनका इस्तेमाल करवाने वाला हूं मैं आपको। तो अगर ये फॉर्मूला वैसे तो याद नहीं होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि आज पहले ही लेक्चर है, आपको एक दिन लगेगा, बट प्रैक्टिस कर लेंगे तो सवाल लगाते लगाते याद हो जाएगा। आओ देखो, डिफरेंशिएशन सबसे पहले एक फंक्शन और बनाते हैं, y = 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2/3, उसके बाद प्लस 4x - 1, ये y है, और तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड dy/dx, ये क्या होगा ये बताना है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई चमत्कार नहीं है इस सवाल को लगाने में, यदि आपको है तो दूर कर लेते हैं मिलके। और देखो सबसे पहले क्या लिखें, d/dx, और फिर किसकी वैल्यू डालें, y की वैल्यू बहुत बड़ी है, ब्रैकेट लगा के डालेंगे, 4x की पावर -3, 2x की पावर 2/3 प्लस 4x - 1। अब क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, डिस्ट्रीब्यूट कर। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लिखोगे d/dx ऑफ 4x की पावर 3 माइनस d/dx ऑफ 2x की पावर 2/3 प्लस d/dx ऑफ 4x माइनस d/dx ऑफ 1। क्लियर है मेरी बात, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाँ सर कर दिया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, बर्बादी करें इनकी। देखें आपको दिख रहा है कांस्टेंट लिखा हुआ है, क्या वो बाहर आ जाएगा, जी हाँ बाहर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ x की पावर 3, ये 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर लिखेंगे d/dx ऑफ x की पावर 2/3, फिर देखें प्लस लगाएं, 4 बाहर आ जाएगा, फिर लिखेंगे d/dx ऑफ x,
और क्योंकि ये आदमी कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। कारण क्या है कि 1 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। क्लियर है मेरी बात? अब डिफरेंशिएशन करना अपने को आता है, और जब अपने को डिफरेंशिएशन आता है तो अपने को कोई तकलीफ भी नहीं है। पहले वाले के बारे में बात करें, 4 बाहर कांस्टेंट लिखा हुआ है, पावर बेटा हमारे पास 3 है, वो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगी। फिर लिखेंगे x की पावर 3 माइनस 1, और फिर देखेंगे माइनस 2 लिखा, फिर पावर जो है वो 2/3 है बेटे, वो माइनस में बाहर आ जाएगी, तो हम लिखेंगे 2/3 माइनस नहीं सर मतलब मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगी। फिर लिखेंगे x की पावर 2/3 माइनस 1, उसके बाद प्लस लगाइए, 4 लिखिए, x की पावर 1 है, और हम सब अब जान चुके हैं कि dx by dx बाय डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो बना गया हमारे लिए लिखा गया 4 into 3 that is 12, x की पावर 3 minus 1 that is 2, फिर लिखा गया -4/3 मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर नीचे एलसीएम लेंगे तो बेटा 3 आएगा, 2 minus 3 plus 4। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 12x² minus 4/3 x raised to 2 minus 3 बन रहा है, तो ये हो गया -1/3 plus 4। आपको डिफरेंशिएशन दिखाई दे गया, एंड दिस इज योर वैल्यू आंसर। काम खत्म। क्लियर है मेरी बात? एकदम आसान। अच्छा, बहुत बढ़िया। और कुछ है? बहुत कुछ है। आइए, प्रैक्टिस टाइम में क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और क्या करेंगे? आओ देखो, y की जो वैल्यू है बेटे वो प्रोवाइडेड है, मान लो आपको ऐसे करके 2x² प्लस 4e की पावर x माइनस 7 sin x। sin x अच्छा नहीं लिखा, इरेज कर देते हैं, सुंदर सा लिखते हैं sin x। और फिर तुमसे पूछा गया कि बताओ इसके बारे में, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब dy by dx क्या होगा। तो तुम कहोगे, रुको बताते हैं dy by dx क्या होगा, तुरंत बताते हैं, चिंता ना करो। देखो, तुम कहोगे पेन अच्छा नहीं है, चेंज द कलर, ओके। तुम कहोगे dy by dx का जो मतलब है वो है d by dx of y का मतलब क्या? 2x² प्लस 4e की पावर x माइनस 7 sin x। क्लियर है? अब क्या करना है? कुछ खास नहीं करना है, अब चुपचाप से प्यारा सुंदर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जी हाँ, बिल्कुल कर दें। जब आप बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे d by dx of 2x² प्लस d by dx of 4e raised to x, फिर माइनस d by dx of 7 sin x। आपको ये तो दिख गया कि अब ये अपने कब्जे में आ गया है। इसमें तो मास्टर हो गए यार, 4-5 सवाल लगा के 2 बाहर आ गया, फिर लिखा d by dx। अच्छा, डायरेक्ट आ रहा है क्या आपने को? अगर डायरेक्ट आ रहा है तो भी डायरेक्ट नहीं करना है, लिख कर करना है, क्योंकि अभी अगर तेज भागोगे कि 4 तुमने पहले ही बाहर निकाल लिया, लिखा नहीं, तो गलतियां करोगे। इसलिए पहले आज के दिन एक एक चीज लिख के करेंगे, ठीक है ना? माइनस 7 बाहर आया, d by dx of sin x। ये पहले दिन करना है, इसलिए बहुत हड़बड़ी नहीं करनी है। ये 2 ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में 2 बाहर आया, फिर x की पावर 2 माइनस 1 प्लस लगाया, 4 बाहर है। अच्छा, e की पावर x में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, अभी फॉर्मूला पढ़ा, e की पावर x में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा साहब, e की पावर x में चेंज नहीं आएगा, 7 लिखा, और उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x होता है। अच्छा, इसका मतलब वैसा आ जाओ आगे आंसर। ये आंसर आया 4x प्लस 4e की पावर x टन e की पावर x माइनस 7 cos x। दिस इज नथिंग बट योर सुंदर प्यारा अच्छा डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हो गया। अच्छा, ये सवाल लगाते वक्त मेरे जहन में, मेरे दिमाग में थॉट आना चाहिए था कि सर यहां फंसेगा e की पावर x और यहां फंसेगा sin x, क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन आना चाहिए। और अगर इनका डिफरेंशिएशन आना चाहिए तो 2 मिनट में इनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला दिमाग में आने चाहिए। अगर आया तो जिंदगी अच्छी है, और नहीं आया तो अटक ही जाओगे, इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कई बार जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उनका ओरिजिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए सीन क्या है, अब कुछ खास नहीं। आओ एक और सवाल लड़ाएं बढ़िया सा। y की वैल्यू लिखी हुई है ln x, क्लियर, प्लस e की पावर x माइनस cos x प्लस 7x की पावर 1/7। हाँ, करो भाई डिफरेंशिएशन।
कह रहा है कि बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx के बारे में जानकारी दो क्या होगा। मैंने कहा ओके dy by dx बताते हैं, देखो कैसे आएगा। dy by dx is nothing but d by dx of what, y। तो y की वैल्यू तो ln x है, e की पावर x है, माइनस cos x है, प्लस 7 इंटू x की पावर 1/7 है। डिस्ट्रीब्यूट करें, और डिस्ट्रीब्यूट वाला साइन भी लगा ले तो अच्छा लगेगा। ये डिफरेंशिएशन इसके पास, ये डिफरेंशिएशन इसके पास, ये डिफरेंशिएशन इसके पास, ये डिफरेंशिएशन इसके पास। क्लियर है मेरे को? आइए भाई, तो हम लिखेंगे d by dx of ln x प्लस d by dx of e raised to x माइनस d by dx of cos x प्लस d by dx of 7 into x raised to 1/7। ये डिफरेंशिएशन अपने को आता है। कैसे आता है? और मिलके करें, कलर चेंज करें और अच्छा प्यारा डिफरेंशिएशन करें। देखो पहला टर्म क्या है, ln x। अब यहाँ फंसे तो फिर फॉर्मूले दिमाग में चढ़ने चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत गड़बड़ बात है। फॉर्मूले तो दिमाग में आने ही चाहिए। पिंक कलर ले लेते हैं, बहुत देर से नहीं लिया। देखो भाई, जब तुमसे कहे ln x और फिर तुमसे कहे कि नहीं हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ln x का डिफरेंशिएशन अभी सीखा कि 1/x होता है। ये फॉर्मूला सर हमें याद नहीं था, करना तो पड़ेगा। अच्छा मान लो याद हो गया तो सवाल हो गया। अच्छा फिर e की पावर x d by dx, और दुनिया जानती कि e की पावर x में तो कोई तकलीफ ही नहीं, e की पावर x। अच्छा ये भी किया था, अभी किया था इसलिए याद है। हाँ याद है, जैसे भी है काम तो हो गया। फिर cos x की चर्चा करो। जैसे तुम लिखोगे cos x और फिर लिखोगे d by dx, तो तुम कहोगे नहीं इसका तो माइनस साइन x आता था सर। हाँ माइनस साइन x आता था, पर आ तो गया। हाँ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। बार बार क्यों लिख के दिखा रहे हैं? क्योंकि एक स्लाइड में फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए आपको सवाल के दौरान फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं। और x की पावर 10 का तो सीख ही चुके हैं हम लोग, तो इसमें क्या है बोलना। आओ देखो, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ध्यान रखिएगा साइन इंपॉर्टेंट है। प्लस 7 बार d by dx of x to power 1/7। एक स्टेप लिख के दिखाना इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा जरूर, वरना गड़बड़ियां होंगी। समय के साथ हम लोग छोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, मल्टीप्लाई करके प्लस, और यहाँ लिखा गया sin x प्लस 7। अब ये जो पावर है 1/7 ये आई मल्टीप्लिकेशन में बाहर, तो हमने लिखा 1/7 और x की पावर 1/7 माइनस 1। 7 से 7 सुसाइड करेगा, निपट जाएगा, मर जाएगा। इसको वैसे ही लिख लीजिए, प्लस x की पावर। अब अगर इसको सॉल्व करना हो तो लिखा है 1/7 माइनस 1, 7 एलसीएम लीजिए, ये हुआ। तो ये आंसर आया -6/7, x की पावर आई -6/7। और ये आपका अच्छा प्यारा आंसर है, और आपको प्रैक्टिस में समझ भी आया। क्या आसान है? जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान है, और इस तरह का कोई भी सवाल आए कर लेंगे। थोड़ा उल जरूर बना लें एक प्रॉब्लम। चलो एक प्रॉब्लम को उल जरूर बना लेते हैं थोड़ा सा। पहले प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद कोई नया रूल सीखेंगे, वरना फिर आएगा नहीं अपने को। चलो प्रॉब्लम बनाते हैं। प्रॉब्लम कहती है आपसे, प्रॉब्लम कह रही है कि y की जो वैल्यू है वो है x रेज टू 1/3 प्लस 4x टू पावर 5/7 माइनस x की पावर 4 फिर प्लस 1/x की पावर 3। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। तो हमने कहा अच्छा बड़ा सवाल लिख दिया, हाँ इज्जत बढ़ा दी उसकी। कह रहा है फाइंड dy by dx। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, dy by dx क्या होगा? तो तुम कहोगे d by dx of y, और y का मतलब जो ऊपर पूरा लिखा है, तो ब्रैकेट लगा लीजिए। ब्रैकेट लगा के क्या लिखेंगे, x की पावर 1/3 प्लस 4x की पावर 5/7 माइनस वापस हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3। ये अब जरा डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सभी बच्चे दिमाग में तुरंत चलाएं ये बात कि ये ऐसे, इसके पास भी और इसके पास भी, सबके पास जाएगा। जी हाँ बिल्कुल जाएगा। तो जब चला ही जाएगा तो दौड़ा दीजिए। हम लिखेंगे d by dx of x की पावर 1/3 प्लस d by dx of
4 into x की पावर 5/7 माइनस d by dx of x raised to 4 प्लस d by dx of 1 by x raised to 3। ये हो गया अपना। क्लियर है एवरीवन? अच्छा, अब इसकी शक्ल ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। इसकी शक्ल भी ठीक है, बस 4 को बाहर निकालना बाकी था तो हमने निकाल लिया। इसमें तो कुछ था ही नहीं तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन इसकी शक्ल ठीक नहीं लग रही है। जो आदमी आपको गंदा नजर आए उस आदमी को चेंज करके लिख लीजिए ऊपर। अच्छा, पावर चेंज कर ली, हाँ, b by dx of x to power -3। क्लियर है मेरी बात? आसान। अब चर्चा पहले वाले से। जो काम है वो 1/3 है, तो बेसिकली पावर 1/3 है, बाहर आ जाएगी। गौर से देखें, पावर 1/3 बाहर आ गई और फिर लिखेंगे x की पावर 1/3 -1, फिर 4 उसके बाद माइनस पावर देखें तो 4 लिखी हुई है, 4 बाहर, x टू पावर 4 -1। उसके बाद ये लिखा हुआ है -3 तो हम लगाएंगे -3 बाहर और x की पावर -3 -1। क्लियर है मेरी बात? अब 1/3 ऐसे ही x की पावर एलसीएम में आया 3, ऊपर आया 1 -3 प्लस 4 5 20/7 जो लिखा हुआ है। उसके बाद x की पावर एलसीएम में 7, ये 5 -7, फिर -4 x की पावर 3, फिर -3 और x की पावर -4 दिखाई दे रहा है। अच्छा, 1/3 ऐसे ही x की पावर -2/3, 20/7, x की पावर -2/7, -4x की पावर 3, -3x की पावर -4 एंड दिस इज योर आंसर। ये डिफरेंशिएशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस है, इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। बहुत सारे सवाल लगा लिए भाई आज हमने, कम नहीं लगाए हैं। और से देखो, बेसिक फार्मूला सीखा, उसी को समझा कि वो क्या था। उसके बाद देखो बेसिक सिंगल टर्म वाले क्वेश्चंस लगाए और फार्मूला कंसोलिडेट किया कि हाउ वी अप्लाई द फार्मूला। उसके बाद देखो और प्रैक्टिस की। उसके बाद देखो एक ग्राफ से भी समझा चीज को, और एक बहुत बड़ी गलती जो बच्चे किया करते हैं उसको हमने यहाँ पर सीखा कि dx by dx डिवाइड होके बंद नहीं हो रहा है, उसका पूरा मेथड ये है। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें गलती कर देता है, हालांकि आंसर बन ही आ जाएगा पर सही बात आपको मालूम होनी चाहिए। खैर, ये भी सवाल एक लगाया बढ़िया सा। उसके बाद फॉर्मूला सीखे, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिख दिया? अरे इंपॉर्टेंट है, याद रखो यार, सब छोड़ो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब कब पढ़ाओगे? लिखा है सीखेंगे 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 सीखेंगे। इनके लिए कुछ चीजों की जरूरत है, अभी बताता हूँ किसकी जरूरत है। देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फिर उसका प्रैक्टिस करी, फिर प्रैक्टिस करी, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर सीखा, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की प्रॉपर्टीज देखी, फिर एक और सवाल किया। अब जो वो बात थी, हम कहते हैं कि प्रोडक्ट रूल कोई चीज होती है। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? बताता हूं। जब आप sin x लिखें और मल्टीप्लाई में लिख दें cos x और ये हो आपका y, और तुमसे कोई पूछे कि dy by dx बताओ, तो तुम लिखोगे d by dx और अंदर आएगा sin x और मल्टीप्लिकेशन में आएगा cos x। तो ये कोई एक टर्म है? हाँ एक टर्म है, पर एक टर्म में एक फंक्शन है नहीं, अंदर x के दो आदमी हैं। cos अलग तरह से वेरी कर रहा है, sin अलग तरह से वेरी कर रहा है। इनका डिफरेंशिएशन कैसे करें सीखेंगे अगले लेक्चर में, आज का काम नहीं है। प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ये जो आपके लिए पीछे लिख के आता हूं, फॉर्मूला कहां लिखा था हमने, ये जो चीजें आपके लिए लिखी हुई हैं सीखेंगे सीखेंगे, ये जो प्रोडक्ट रूल था, इसी तरह एक क्वोशंट रूल आता है। इन दो रूल से ये डिफरेंशिएशन के सारे मेथड हो जाते हैं, सब काम हो जाता है, डोंट वरी ना, सारा इसी से हो जाता है। तो जब तक ये नहीं सीखेंगे, मतलब अपना ये जो प्रोडक्ट रूल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट रूल नहीं सीखेंगे तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे।
तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा लिख के जाओ आज। नेक्स्ट लेक्चर प्रोडक्ट रूल, इसकी प्रैक्टिस, क्वोशिएंट रूल और इसकी प्रैक्टिस। ठीक, तो ये अगले लेक्चर का एजेंडा होता है। आज के लिए हम डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस को यहीं पे समाप्त करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस को समाप्त नहीं करेंगे तो कंसोलिडेट कैसे करोगे लेक्चर को। एक बार देखो, इसकी प्रॉब्लम्स देखो, ऐसी प्रॉब्लम्स को लगाओ, बुक में होंगी। समय के साथ हम लोग अपना मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे और आपको मजा आ जाएगी देखकर। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें देखने के लिए शुक्रिया। दो काम हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ रहा है, सीखकर हमारा सिखाकर बढ़ रहा है। फॉलो करते रहिए आरटी एकेडमी को। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो जी जान से सब्सक्राइब करो, और एक बार करो और दूसरों को भी कराओ, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं। आरटी एकेडमी आपकी पढ़ाई की खुशियां लेके आ रहा है। बढ़िया डीपर कांसेप्ट्स अच्छी तरह पूरे साल पीसीएम भी पढ़ेंगे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आईआईटी कानपुर से पढ़ के आए भाई, आपको अच्छी फिजिक्स पढ़ाने। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।